स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? अबे जीडीपी अभी खत्म नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स, अच्छा देख, हमने जीडीपी हमारा खत्म हो गया है। अब देख, समझ, जीडीपी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। तो पहला हमने देख लिया था कि जीडीपी क्या था। जीडीपी के बाद देख लिया था कि जीएनपी क्या था। ठीक है, फिर देखा था हमने एनडीपी, फिर देख लिया था एनएनपी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया था नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, फिर रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, फिर हमने देखा था जीडीपी डिफ्लेटर। मैं सिर्फ डिफ्लेटर लिख देता हूँ, डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सब देख लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था कि अच्छा जीडीपी के मामले में पीपीपी भी देख लिया ना, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी, ये भी देख लिया। और हमने ये भी देखा कि रियल जीडीपी के मामले में हमारा देश कौन से नंबर पे है, पीपीपी के मामले में हमारा देश कौन से नंबर पर है, पीपीपी के मामले में कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पे, और रियल जीडीपी में पांचवें नंबर पर है। ठीक है, तो अब देख, मैं एक सवाल जो बार बार पूछते आ रहा हूँ फिर से पूछूंगा, क्यों? क्योंकि ये आने वाले जो अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत यूजफुल है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 किलो गेहूं लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि 1 किलो गेहूं था, वीट 1 केजी मैंने उगाया, 20 रुपए पर केजी। गेहूं को पीस दिया तो बन गया क्या? आटा। इसकी कीमत हो गई 30 रुपए पर केजी। आटे से मैंने बना दिया बिस्किट, बिस्कुट, और इसकी कीमत हो गई 300 रुपए पर केजी। तो जब मैं जीडीपी में काउंट करूंगा तो जीडीपी में किसे काउंट करूंगा? बिस्कुट को काउंट करूंगा। यानी कि हमेशा हमारा, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, वो प्रोडक्शन को क्या करता है? काउंट करता है। और उस प्रोडक्शन में भी लास्ट प्रोडक्ट को, और लास्ट प्रोडक्ट के उस लास्ट प्राइस को। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसमें ये यूजफुल होगा। समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनकम के बारे में। ठीक है, इनकम, इनकम को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आय, आयतन नहीं, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं, और इनकम को हिंदी में आय कहते हैं। इनकम को हिंदी में कहते हैं आय। ठीक है, आय को समझने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, हमारे प्यारे भारत की जरूरत है। यह हमारा प्यारा भारत, देख, इस प्यारे भारत में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। ठीक है, लोग, लोग, ठीक है, ये लोग रहते हैं, ये लोग भी कमाते हैं। ठीक है, ये भी पैसा कमाते हैं, और हमारे इस भारत की भी अपनी एक इनकम है, कम है। ठीक है, लोग कमाते हैं, उन्हें हम पर्सनली तौर पर उनका इनकम काउंट करते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम। और जब देश की बात करती हैं तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं, और उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, यानी जब लोग कमाएं, जब लोग कमाने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। और जब देश कमाए, यानी देश ने किसी
मशीनरी को लगाया, यानी देश की गवर्नमेंट लगाएगी, तो उससे प्रोडक्शन हुआ, पैसा आया, ठीक है। देश के लोग बाहर गए, बाहर से उन्होंने कमाया, पैसा भेजा, देश की इकोनॉमी ग्रोथ हुई, ठीक है। उससे तो जब देश के पास पैसा आता है ताकि देश जरूरत पड़ने पर लोगों की, अपने देशवासियों की मदद कर सके, तो देश का भी इनकम क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। और जो लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर कमाते हैं, खाते हैं, उनके इनकम को हम क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम। तो इनकम कितने टाइप की हो जाएगी? तो इनकम टाइप, इनकम टाइप एक हो जाएगी पर्सनल इनकम, और दूसरा हो जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम। अब देख, मैं पर्सनल इनकम को बार बार पर्सनल पर्सन नहीं कहूंगा, इनकम ही लिखूंगा, ठीक है। लेकिन जब नेशनल इनकम लिखूंगा तो वहां पर लिख दूंगा एन इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये समझ में आया इनकम कितने टाइप के, कौन कौन से? नेशनल और पर्सनल है, पर्सनल और नेशनल। अच्छा, इनकम किसे कहेंगे हम लोग? कि हमने कोई सर्विस दी, कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे बेच बेच के जो पैसा हमें आता है, या पैसे के बदले कोई भी दूसरी चीज आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा इनकम है। जैसे तूने किसी अ, भिखारी को हेल्प किया, ठीक है, किसी भिखारी को हेल्प किया, तो भिखारी ने उसके बदले तुझे क्या दिया? आशीर्वाद। वो तेरा इनकम है, ठीक है। लेकिन तूने तूने किसी आदमी को कपड़ा बेचा, आदमी ने कपड़े के बदले तुझे पैसा दिया, वो क्या है? तेरा इनकम है, ठीक है। उसके बाद तूने किसी को, समझ ले कोई दोस्त है तेरा, आज तूने उसको समोसा दिया, ठीक है, भाई ये ले समोसा खा ले, और उसने तुझे बदले में लौंग लता दे दिया। वो लौंग लता क्या है? तेरा इनकम है, ठीक है। तो यानी किसी चीज के बदले में जब हमें कोई चीज मिलती है, तो उसे, वो हमारी क्या होती है? इनकम। अब देखते हैं ये इनकम कितने टाइप की होती है, ठीक है। पर्सनल इनकम जो होती है वो कितने टाइप की होती है, तो देख। इनकम जो पर्सनल वाली है, लोगों के लिए, कितने टाइप की होगी? तो एक होती है मॉनेटरियल इनकम। पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। मॉनेटरियल इनकम। दूसरा होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम। और तीसरा होता है रियल इनकम। रियल इनकम। बात समझ में आई? इनकम, पर्सनल इनकम कितने टाइप की, कौन कौन सी? पहला, ऊपर से बोल, मॉनेटरियल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल इनकम, ठीक है। इनकम कितने टाइप की? इनकम तीन टाइप की, कौन कौन सी? मॉनेटरियल, डिस्पोजेबल, रियल, ठीक है। मॉनेटरियल, डिस्पोजेबल, रियल। अब समझते हैं कि क्या होता है सब। मॉनेटरियल इनकम, मॉनेटरियल, जब तेरे दिए हुए सर्विस या प्रोडक्ट के बदले तुझे सिर्फ पैसा मिले, क्या मिले?
पैसा, वो क्या कहलाएगा? मॉनेटरियल इनकम। मोनी से याद रखना, मोनी मिले, मोनी, मोनी नहीं रे, मोनी मोनी। सर्विस तूने दिया और सर्विस के बदले तुझे क्या मिला, वो क्या कहलाएगा? मॉनेटरियल इनकम। मॉनेटरियल इनकम। तूने किसी के यहाँ कपड़ा जा करके धोया, उसने तुझे रोटी दे दी, क्या वो रोटी मॉनेटरियल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तूने कपड़ा धोया और उसने तुझे 10 रुपया दिया, तो क्या वो मॉनेटरियल इनकम में आएगा? आएगा, ठीक है। तो मॉनेटरियल इनकम में वो पैसे को काउंट करते हैं जो पैसा तुझे किसी सर्विस के बदले मिलता है। तू किसी को पढ़ाएगी, वो तुझे पैसा देगा, मॉनेटरियल इनकम है, ठीक है। तूने किसी को अंडा बेचा, उसने पैसा दिया, मॉनेटरियल इनकम है। किसी का जा करके चेहरे पर ब्यूटिशियन का काम कर दिया, वो पैसा दिया उसने, मॉनेटरियल इनकम है। बात समझ में आई? मान ले कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसका? ब्यूटिशियन का। एग्जाम्पल में ब्यूटिशियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और तूने उस कॉन्ट्रैक्ट से 1 करोड़ रुपया कमाया। कितना कमाया? 1 करोड़ रुपया। बताइए, 1 करोड़ रुपया मॉनेटरियल इनकम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मॉनेटरियल इनकम क्या होगा, वो समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम, देख, जब ये तूने 1 करोड़ रुपया जो अभी अभी कमाया था ब्यूटिशियन का सर्विस दे करके, उस पर सरकार ने ठोका टैक्स 30%। सरकार ने लगाया टैक्स 30%, और 30% जब टैक्स लगाया, बता, 1 करोड़ पर 30% का टैक्स, यानी तूने सरकार को कितना दे दिया? 30 लाख रुपया। इसमें से 30 लाख दे दिया किसको? गवर्नमेंट को 30 लाख दे दिया, और तेरे पास बचा कितना? 70 लाख। तो ये तेरा क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम। और यही यही डिस्पोजेबल इनकम वाइट मनी कहलाता है, ठीक है। ये डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाता है? वाइट, यानी ऐसा पैसा जिस पर हमने टैक्स पे कर दिया हो, वो क्या रहता है? वाइट मनी। यानी कहेगा कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? वाइट मनी। हाँ, समझ गया। निकालेगी कैसे? इसमें से, हाँ, मॉनेटरियल इनकम माइनस टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम को डीआई लिख दूं, चलेगा ना? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू मॉनेटरियल इनकम, मॉनेटरियल इनकम माइनस टैक्स। बात समझ में आ गया? ओके, ये है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है? मॉनेटरियल इनकम माइनस टैक्स क्या कहलाता है? डिस्पोजेबल इनकम। बता, अगर इस मॉनेटरियल इनकम पर तूने टैक्स अब तक नहीं भरा था, वो मनी क्या कहलाएगी? ब्लैक मनी। तो क्या ब्लैक मनी की चोरी से कमाया हुआ पैसा होता है या गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा होता है? नहीं, वो मनी ब्लैक मनी कहलाती है
जिस पर हम टैक्स नहीं देते हैं। बात समझ में आई? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कौन सा होता है? नॉन टैक्सेबल मनी। नॉन टैक्सेबल मनी, वो हमारा ब्लैक मनी, यानी जिस पैसे पर हमने टैक्स पे नहीं किया वैसे के वैसे ही रख लिया, वो हमारा ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, ब्लैक मनी, काला धन, ये तरह तरह की बातें से पहले मेरा सर घूम जाता था, समझ में नहीं आता था कि अच्छा, मुझे लगता था कि ये कैसा काला काला पैसा होता होगा, या किसी को मार के काट के बैंक लूट के पैसा कमाया होगा क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। वो हर पैसा, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, अब सोच, अगर तू जिस दिन 1 करोड़ रुपया कमाएगी ना, तो पहले 30% तो तुझे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, 30% डायरेक्टली तेरा इनकम टैक्स लग जाएगा, 30 लाख वहां चला जाएगा। उसके बाद तेरे ऊपर ठोकेंगे सर चार्ज, ठीक है, सेस, अलग अलग चार्जेस लगा करके तेरे 1 करोड़ में से कम 50 लाख गवर्नमेंट ले लेगी। अब बता, जो पैसा 1 करोड़ कमाया रहेगा उसका छाती फटेगा कि नहीं फटेगा? बिल्कुल फटेगा। बोलेगा साला इतना मेहनत करके मैं कमाया हूं और गवर्नमेंट आधा पैसा ले ले रही है बिना कुछ किए ही। है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जैसे देश में हर आदमी है जो इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। अभी टैक्सेशन का टॉपिक तो है नहीं, बट फिर भी एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स भरता है। ठीक है, और देश में सिर्फ 2% लोग ही हैं, ठीक है, जो टैक्स देते हैं। देख समझ इसको, सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स को देते हैं, और यही 2% लोगों की वजह से सारा का सारा काला धन, ब्लैक मनी जो भी रहता है, यही 2% लोगों का होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये तो इनडायरेक्ट टैक्स दे ही रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, साथ साथ इन्हें डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ रहा है, और वो डायरेक्ट टैक्स इतना अधिक रहता है कि देते हुए क्या होता है कि अब जी एकदम धक 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 करता है कि बताओ मेरा इतना पैसा गवर्नमेंट के पास चला जा रहा है ना। तो इसके लिए फिर ये लोग नई नई तिकड़मबाजी करते हैं कि सीए को बुलाएंगे और सीए बताएगा कि अच्छा एक काम करो, आप बता दो गवर्नमेंट को कि मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, रेंट के घर में रहोगे तो उसका पैसा जो कि कट जाएगा, तुम्हें टैक्स में नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह दो कि किसी ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको क्या करो, 10 लाख रुपया दे दो और उससे रसीद कटवा लो कि तुमने उसको 50 लाख दे दिया है। ठीक है, और यहीं से फिर ये घोटाला मगजमारी सारा का सारा शुरू हो जाता है। बात समझे? तो इसके लिए अब देख, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो ये 2% वाले लोग हैं, इन्हें भी टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देख कैसा है कि तू इसको समझ, जैसे 1 करोड़ रुपया था, 1 करोड़ रुपया था, गवर्नमेंट इस पे 50 लाख रुपए ले जा रही थी, 50 लाख रुपए टैक्स काट के ले जाएगी और 50 लाख रुपए बचा रहेगा। ठीक है, हाँ, यानी 50% पे गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स मारा है जो दिख रहा है एकदम पूरे तरीके से कि मेरा 50% चला गया है, और इसे देने में आदमी को तकलीफ होती है। लेकिन ना, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए कि एक नया सिस्टम आता है जो डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते जा रहा है, उसको कहते हैं पीटीटी, पर ट्रांसफर टैक्स। ठीक है, पर ट्रांसफर टैक्स। अब हाँ, ये ट्रांसफर बोलो, पर ट्रांजेक्शन टैक्स, पर ट्रांजेक्शन टैक्स, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये क्या होता है कि यानी जैसे कोई भी आदमी कुछ भी मंगाता है, ठीक है, जैसे मान ले तूने एक पिज्जा मंगाया, ठीक है, एक पिज्जा मंगाया, 100 रुपए का पिज्जा मंगाया, तूने ट्रांजेक्शन किया इसके लिए 100 रुपए, गवर्नमेंट तुझसे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगी। ठीक है, गवर्नमेंट तुझसे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगी। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि अगर ये पर
ट्रांजैक्शन टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट जहां ये 50% पर ही टैक्स ले रही थी उसके स्लैब में पूरा 100% आ जाएगा। यानी आदमी के पास रहेगा पूरा 1 करोड़ ही, और आदमी वो 1 करोड़ को खर्चा करेगा कि नहीं करेगा, कि घर में दबा के बैठे रहेगा 1 करोड़। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट को देख, चोरी हो रही है ये 2% के लोगों के लिए ना, 2% लोग ही टैक्स की चोरी कर रहे हैं जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, और वो इसलिए चोरी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारा अमाउंट एक साथ देना पड़ रहा है। तू इनडायरेक्ट टैक्स भरती है, कभी सोचा है कि तूने कितना इनडायरेक्ट टैक्स भरा है? बचपन से लेकर के आज तक तूने चॉकलेट खरीदा होगा उस पर भी टैक्स है, पेन खरीदा होगा उसके टैक्स है, कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया, तेरा लिपस्टिक, आंख का काजल, बाल कटाना, हर एक चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स तूने दिया है। कभी काउंट किया है कितना इनडायरेक्ट टैक्स दिया है? लेकिन अगर वही काउंट करके तुझसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तुम्हें महीने में 10,000 रुपया देना है इनडायरेक्ट टैक्स, वो इनडायरेक्ट न लगा करके गवर्नमेंट बोल दे कि अगर 5 रुपए का पेन है तो 5 ही रुपए का मिलेगा तुमको, लेकिन तुम्हें महीने में 10,000 रुपया टैक्स देना है इनडायरेक्ट के तौर पर, तो ये तो तुझे भारी पड़ेगा क्योंकि तुझे दिख रहा है कि मेरा जो कि 10,000 जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसी धीरे धीरे चीजों में से कि 5 रुपए में 1 रुपए काट ले, तो तूने पेन खरीदा, कपड़ा खरीदा, ये खरीदा, ये बहुत सारी चीजों की एक महीने में शॉपिंग की, और उसमें धीरे धीरे करते करते गवर्नमेंट को 10,000 रुपया मिल गया। क्या तुझे तकलीफ हुई उसकी? गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। यही चीज है ये, जो जहां पर 50 लाख रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट काट ले रही है, इसी चीज को बचाने के लिए कि यानी आदमी को ना ये 50 लाख दिखे ही ना कि मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, ये PTT सिस्टम को लाना चाहिए जिसको पर ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी कि ये आदमी 1 करोड़ रुपया है, उसको बोलो तू 1 करोड़ रुपया रख अपने पास, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। हम कौन सा टैक्स लगाएंगे? पर ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी तू कुछ भी खरीदेगा उस पर हम थोड़ा पैसा काट लेंगे। ठीक है, तो ये आदमी को क्या होगा कि अब ये आदमी को ये नहीं लगेगा कि मुझे कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा खर्चा करना है, उसे लगेगा क्योंकि हमको टैक्स डायरेक्टली कुछ देना है नहीं, तो ये खुल के पैसे को खर्चा करेगा, और 1 करोड़ को खर्चा करेगा तो 1 करोड़ पर सरकार पूरे 1 करोड़ पर टैक्स मारेगी। मान ले कि इसने क्या किया, 1 करोड़ को मैं 10-10 लाख के स्लैब में बांट देता हूँ, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ऐसे 10 बार हो जाएगा, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब देख, मान ले कि किसी ने 10 लाख का कोई जमीन खरीद लिया और सरकार ने इस पे जो कि 20,000 मान लिया कि चलो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने जमीन खरीदा, वो ट्रांजेक्शन का 20,000 कट हो गया। ठीक है, फिर ये 10 लाख का उसने क्या खरीद लिया, कोई डायमंड खरीद लिया, सरकार ने इस पे भी 30,000 जो कि एक्स्ट्रा मार दिया, बोला कि तुमने इसका 10 लाख का डायमंड खरीदा है, 30,000 तुमको एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10 लाख का इसने समझ ले कि कोई कंपनी खरीद ली, इस पे भी ऐसे ही सरकार ने 10,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, और करते करते जब वो पूरा 1 करोड़ रुपया अपना खर्चा कर देगा तो गवर्नमेंट को देखा जाए तो कहीं जो पहले वो 50 लाख रुपए टैक्स लेती थी उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ऐसे में सिर्फ 2% लोग ही नहीं, जितने लोग रहेंगे इस भारत में वो सब लोग जब खर्चा करेंगे तो सब वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि ये पर ट्रांजेक्शन टैक्स देंगे। तो टैक्स के स्लैब में जहां पर सिर्फ भारत में 2% लोग टैक्स दे रहे थे, वहां पर अब भारत के 100% लोग टैक्स देंगे और गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा आएगा। बात समझ में आई? और इससे टैक्स की चोरी भी नहीं होगी, लोगों को खलेगा भी नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है एक ही बार में। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, यही चीज जीएसटी तो अलग चीज हो गई, वो जो सर्विसेज पे लगाती है कि अगर तेरी कोई कंपनी है उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए तू पैसा दे रही है। तेरे इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम, इनकम पर तू पैसा कमाएगी। देख जीएसटी कैसा है समझ, अभी जीएसटी का टॉपिक आया नहीं है बट जस्ट ऐसे ही कि अगर मान ले ये तेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तेरा कोई कोचिंग क्लासेस है, तो कोचिंग में
तेरे बच्चे पढ़ेंगे, वो लोग फीस जमा करेंगे, और मान ले कि तेरा 1 साल का जो कि 1 करोड़ रुपया टर्नओवर है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया टर्नओवर है, तो तुझे इस 1 करोड़ रुपए पर तो पहले 30% तो टैक्स ठोकना है, 20% फिर जो कि वो सेस वगैरह ठोकेंगे, वो सब ठोकेंगे, कुल करते करते 50% तेरा पैसा ले जाएंगे यहाँ से। बाद में तुझे जीएसटी भरना है, तू जो ये चला रही है कंपनी, ठीक है, तेरा जो कोचिंग क्लासेस है इसका जीएसटी भरना है तुझे, ठीक है, कि भाई कोचिंग क्लासेस चला रहा हो, इसमें बिजली बिल जा रहा है, जो कि पंखा चल रहा है, और तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है, बेंच है, ये सब चीजें इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके तुम हर महीने का जीएसटी बताओ कि कितना कमाई हो रही है, उसका भरो। इनकम गया तेल लेने, इनकम पर तो अलग से टैक्स लगेगा। बात समझे? मान ले कि तेरे कोचिंग में अब तूने सोचा कि मुझे डिजिटली पढ़ाना है, डिजिटली पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए, बोर्ड खरीदने जाएगी, उस पर जीएसटी भरो, क्योंकि ये बोर्ड तूने पर्सनली के लिए थोड़ी ले रही है, पढ़ाने के लिए ले रही है ना। हाँ, बात समझ में आता है? हाँ, तो कंपनी वगैरह पर जिसकी, देख, नॉर्मल पब्लिक पर जीएसटी लगता है क्या? जैसे तू कपड़ा खरीदने गई, तो कपड़ा खरीदने की तेरे को उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जो कपड़ा लेकर आया रहेगा, जिसकी दुकान रहेगी, वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स की बात करूं, अगर तू भी पैसा कमाएगी, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अगर सालाना कमा रही है, तो तेरे ऊपर भी लगेगा इनकम टैक्स। बात समझ में? इनकम टैक्स सब पे अप्लीकेबल हो जाता है। जो उस 10 लाख के ऊपर कमाने लगते हैं वो सब पे, 5 लाख के ऊपर कमाने लगते हैं वो सब पे अप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जीएसटी सब पर थोड़ी है। जीएसटी वही भरता है जिसकी दुकान वगैरह रहती है, बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन रहता है, ठीक है, वो सब जीएसटी भरते हैं। तो जो पीटीटी है, ये टैक्स की बात कर रहा है, टैक्स यानी कौन सा टैक्स? इनकम वाला। इनकम, जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्ट लगाती है, वो ऐसे इस स्लैब में कर दे, छोटे छोटे पोर्शन में, यानी तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम 10 रुपया खर्चो, उसमें से मैं टैक्स काटते 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 4 रुपया अपने पास ले लूंगी, 6 रुपया तुम्हारे पास आएगा, तो एक आदमी से 6 रुपया आएगा। और अगर मान ले किसी पूरे देश में 100 लोग हैं, 100 लोग में से सिर्फ 20 ही लोग टैक्स भर रहे हैं, 80 लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पीटीटी आ जाएगा, तो ये सब के 100 टैक्स भरने लगेंगे, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। हाँ, तो कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे कुछ तो कटेगा। और आदमी उतना ध्यान देता है? बैंक वाला साला एटीएम कार्ड लेता है, एटीएम कार्ड का चार्जेस मार लेता है, सालों साल तक इस्तेमाल नहीं होता एटीएम कार्ड। तो कोई आदमी पूछने जाता है कि तुमने 150 रुपया क्यों काट लिया साल भर का? सोच, एक आदमी से साल भर का 150 काट रहा है, कितने एम्प्लॉय हैं उसके? हाँ? तो एक साथ में पैसा ज्यादा आता है कि नहीं उन लोग को? फिर अगर छोटे छोटे अमाउंट में रहे, अगर वही कहे नहीं एक ही एम्प्लॉय से हम 10,000 रुपया लेंगे, किसका? एटीएम कार्ड का, कोई एटीएम कार्ड लेगा? नहीं लेगा। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट को अगर तुझसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ, इस इनकम टैक्स की जगह ब्लैक मनी वगैरह की रोक के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा सिस्टम ला सकते हैं, तो हमें पीटीटी, पर ट्रांजैक्शन टैक्स का जो सिस्टम है वो लाना चाहिए। बात समझ में? ओके, तो नया सिस्टम क्या ला सकते हैं? और ये चीज ऐसा नहीं कि सीधा संसद में बिल पारित कर दो और तुरंत लागू कर दो, इसे धीरे धीरे करना होगा। कैसे? लड़कियों की मैरिज एज पहले 16 से 18, 18 से 21, धीरे धीरे बढ़ाया गया, तो वैसे ही करना पड़ेगा। एक ही साथ तुरंत कर दोगे तो इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, ठीक है, तो इसे धीरे धीरे करना होगा। नया सिस्टम क्या हो सकता है? न्यू सिस्टम पीटीटी, पीटीटी, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारा स्टोरी समझ में आ गया पीटीटी का? ओके, ठीक है। अब देख, तुझे दो टाइप के इनकम समझ में आ गए, मॉनेटरी इनकम,
डिस्पोजेबल इनकम। तीसरा होता है रियल इनकम। मैंने लिखवाया है रियल इनकम। एक मिनट। रियल। अब देख, जैसे मैंने कहा कि तूने ब्यूटिशियन का, तेरा जो कोर्स ये है कंपनी है, तूने उस कंपनी से 1 करोड़ रुपया कमाए थे, उस पर टैक्स दिया, तुझे जो बचा वो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन इस कंपनी को खड़ी करने के लिए तूने किसी से लोन लिए होंगे, तो जब तेरी कमाई होगी तो तू उस लोन का रीपेमेंट करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, तो देख, तेरे जो डिस्पोजेबल इनकम था उसमें से तेरा क्या हो गया था, टैक्स कट गया था। अब इस डिस्पोजेबल इनकम में से जो तेरा लोन वगैरह है, ठीक है, बकाया है, उसको घटा देगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो तेरा रियल इनकम होगा। लोन, 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 लोन लिया था कि नहीं लिया था? डिस्पोजेबल इनकम माइनस लोन, ये क्या हो जाता है तेरा रियल इनकम। यानी कि तेरा डिस्पोजेबल इनकम कितना था यहाँ, 70 लाख, 70 लाख। और मान ले तूने 10 लाख का लोन लिया था कंपनी खड़ी करने के लिए, और कितना बच गया, 60 लाख। ये तेरा क्या हो गया, रियल इनकम। इतना क्लियर हुआ? तो पर्सनल तौर पर कितने इनकम, कितने टाइप के इनकम, कौन कौन से? मॉनेट्रियल, डिस्पोजेबल, रियल। मॉनेट्रियल, डिस्पोजेबल, रियल। कहेगा कि ब्लैक मनी किस में आएगा? डिस्पोजेबल में ब्लैक मनी आएगा। तो व्हाइट मनी किस में आएगा? अगर मैं कहूं कि मॉनेट्रियल इनकम ब्लैक मनी हो जाएगा तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि मॉनेटरी इनकम पे क्या तूने टैक्स दिया है? नहीं, तो वो ब्लैक मनी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसे ही तू टैक्स दे दे तो तेरा डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो व्हाइट मनी किस में आएगा, और ब्लैक मनी? ठीक है, रियल इनकम किसे कहेंगे, डिस्पोजेबल इनकम माइनस लोन, जो बचेगा हो जाएगा रियल इनकम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब समझते हैं कि देश की कमाई के क्या जो कि ये तरीके हो सकते हैं कि देश को कहाँ कहाँ से कमाई होती है और उसकी इकोनॉमी को क्या, उसके इनकम को क्या कहते हैं। तो उसके लिए हमें समझना है नेशनल इनकम। क्या समझना है? नेशनल, देख, यानी राष्ट्रीय आय। ये है हमारा भारत। भारत की कमाई कहाँ से होगी? तो भारत में कमाई होगी कि जो प्राइवेट कंपनीज होगी वो सब इन्वेस्टमेंट करेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोज कमाए लोग कमाएंगे, इनमें और खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा आएगा। यानी प्राइवेट लोगों की इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है। दूसरा कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुद अपनी चीजों को जैसे कि रेलवे हो गई गवर्नमेंट की है, ओएनजीसी गवर्नमेंट की है, तो इन सब से जो कमाई होगी वो भी गवर्नमेंट के पास आएगा कि नहीं आएगा? यानी हम उसे कह सकते हैं पब्लिक इनकम, पब्लिक इनकम, इनकम। उसके बाद कुछ कंपनियां होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट कंपनीज, जिसमें गवर्नमेंट और ये दोनों मिल करके काम करती हैं।
कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिस पर गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है ना। जैसे कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर 200 करोड़ 250 करोड़ एनुअली है, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम्हारा 30% में काम नहीं चलेगा, तुमको अलग से और टैक्स देना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। होती है कि नहीं, अभी वो टैक्सेशन में देखेंगे, पहले यहाँ समझ, ठीक है। अलग से टैक्स लिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो उन कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों से भी इनकम आता है, तो कॉर्पोरेट इनकम, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि बाहर से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करे देश में, तो इन्वेस्टमेंट से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 4 तरीके हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, ठीक है। यानी हमारे देश का इनकम इन्हीं 4 रास्तों से आता है, प्राइवेट के जरिए, पब्लिक के जरिए, कॉर्पोरेट के जरिए और इन्वेस्टमेंट से। बात समझे, देश के पास पैसा कहाँ से आता है, ये 4 है, ये 4 जो तेरे क्या है फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हैं, इन्हीं के जरिए देश में पैसा आता है, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर किसी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम मेथड, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। अब देख, पूरी दुनिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। एक है इनकम मेथड, इनकम मेथड। दूसरा है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। और तीसरा होता है सेविंग मेथड, सेविंग मेथड, ठीक है। अब देख, ये जो पहली 2 मेथड्स है ना, ये सिर्फ भारत में इस्तेमाल होती हैं, इंडिया में इनका यूज होता है। और ये जो लास्ट वाला है, इनका यूज डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, कंट्रीज, ठीक है। हाँ, अब देख, समझाऊंगा क्यों कैसे होता है, ठीक है। देख, अब इसको समझ। अगर हम बात करें कि इनकम मेथड से किसी भी देश की इनकम यानी राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट करना है, तो तुझे क्या करना होगा, ये जो चारों मैंने फैक्टर्स बताए हैं कि प्राइवेट इनकम है, पब्लिक इनकम है, कॉर्पोरेट इनकम और इन्वेस्टमेंट, इन सबसे देश को पैसा आता है। तो इन सबका जितना भी कमाई है, उन सारी की सारी कमाई को, साल भर की कमाई को ऐड कर दो, तुम्हें नेशनल इनकम मिल जाएगा। इनकम मेथड में क्या करेंगे, जितनी भी कमाई रहेगी प्राइवेट कंपनियों की, पब्लिक कंपनियों मतलब गवर्नमेंट कंपनियों की, कॉर्पोरेट की और इन्वेस्टमेंट का जितना पैसा एक साल में आएगा, उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और तुम्हें इनकम मेथड से देश की क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। समझ में आएगी नहीं। हाँ, तो अगर मैं कहूँ इनकम मेथड, इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में क्या करना रहेगा, ऐड ऑल इनकम, ठीक है। सारे की सारे इनकम्स को ऐड कर दो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। समझ में आया, हेलो। हाँ, इसमें किसके साथ कौन से सारे इनकम को जोड़ेगी, प्राइवेट, पब्लिक, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट। इन सब से साल भर में जितना पैसा कमाई हो रही है इन लोग की, जोड़ दो, तो देश की इनकम पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज आती है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि नहीं।
अब देख, प्रोडक्शन मेथड, इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर चार हैं। प्राइवेट इनकम, मान ले कि कोई प्राइवेट कंपनी है, जियो है। जियो ने साल भर में 100 सिम कार्ड बनाए, ठीक है, 100 सिम कार्ड बनाए, तो उनके 100 सिम कार्ड को जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फिर ऐसे ही पब्लिक कोई है, मान ले कि रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट ने साल भर में 100 टिकट बेचे, तो 100 टिकट से आने वाले पैसों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी जाइंट, मान ले टाटा कंपनी है, टाटा ने 100 नमक के पैकेट बनाए, तो उन 100 नमक के पैकेट कितने में मतलब कि कितना पैसा आया बेच बाच कर, उससे उसको जोड़ना पड़ेगा इनकम में, है ना। उन सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगी तो भारत में कितनी कंपनियां खुली, किस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया, उन सबको काउंट करना पड़ेगा और उनसे बेच करके आने वाले पैसों को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो अल्टीमेटली हम एक एक कंपनी की प्रोडक्ट को काउंट करके और लास्ट में अगर हम ऐड करेंगे तो हम पहुंच कहाँ रहे हैं, इनकम मेथड वाले पर ही, है ना। क्योंकि तू कोई प्रोडक्ट है वो बेचेगा तो पैसा आएगा, पैसे को काउंट करेगी तो इनकम कहलाएगा, है ना। तो तू ये प्रोडक्शन को, अगर प्रोडक्शन को काउंट करने गई तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि मान ले कि कोई कंपनी थी जिसने गेहूं प्रोड्यूस किया है, ठीक है, व्हीट प्रोड्यूस किया है, लेकिन इस व्हीट का क्या कर दिया, इसने आटा बना दिया, फ्लोर, ठीक है, और आटे से फिर इसने जो कि कुकीज बना दी, कुकीज। तो अगर तूने एक बार पहले क्या सोचा कि अच्छा अच्छा इस कंपनी ने व्हीट किया है, व्हीट को काउंट कर लिया है, तब तक पता चला इस व्हीट का इसने आटा बना दिया है, फिर तुझे काउंट करना पड़ेगा, चला आटा, फिर बोला आटा से कुकीज बना दिया, फिर कुकीज को काउंट करना पड़ेगा। यानी तू प्रोडक्शन में कितनी बार काउंट करेगी, ये काउंट करेगी कि ये काउंट करेगी कि ये काउंट करेगी। तो इसीलिए प्रोडक्शन में ये मगजमारी ना हो, पहले ही हम लोग जीडीपी में देखे थे कि जीडीपी में किस चीज को जो कि काउंट किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय। तो क्या बता, राष्ट्रीय आय के लिए जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के टाइम जीडीपी काउंट होगा। बता इसमें से क्या काउंट होगा। नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए तू किसका इस्तेमाल करेगी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी। अगर मैं कहूंगा कि तू प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर, तो किसका सहारा लेगी, क्योंकि तुझे प्रोडक्शन इन्हीं सब में पता चलेगा कि किसका किसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो किसका यूज करेगी, जीडीपी का। कैसे करेगी, तुझे नेशनल इनकम की बात करनी है। अगर नेशनल की हम बात करते हैं तो क्या इसमें भारत में कोई सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी के प्रोडक्शन को तू इंक्लूड करेगी कि उससे कितना पैसा आया है। वो तो अपने देश में चला जाएगा, भेज देगा कि मैंने भारत में इतनी मोबाइल बेची, मुझे इतना इनकम हुआ, और मैं अपने इनकम को कहाँ भेज देगा, वो कोरिया में भेज देगा। तो क्या वो पैसा हमारे काम आया। तो जब वो पैसा काम नहीं आया तो नेशनल इनकम में कैसे आ सकता है, यानी हम जीडीपी का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते। हम इस्तेमाल किसका करेंगे, एनएनपी का, ठीक है, क्योंकि यही है जो हमारे राष्ट्र के, मतलब देश में, खाली हमारे देश में पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आ रहा है उसकी बात करता है, ठीक है। तो पूछा था कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑप्शन में यही दिया हुआ था, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड से टू काउंट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड वी यूज्ड, ऑप्शन दे रहा हूं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी।
NNP, किसका इस्तेमाल करेंगे? NNP, NNP। तो कह सकती थी कि GNP भी तो कर सकते हैं, GNP भी तो देश में बने प्रोडक्ट की बात करता है। अरे बाहर का ऐड होगा, लेकिन वो आएगा तो पैसा भारत में ही ना, भारत की इकोनॉमी में आएगा ना। अच्छा, मुझे लगा तू सोच रही है, तुझे सवाल आना चाहिए था ये। तो देख कैसा है कि तेरी बात सही है कि GNP में बाहर से भी पैसा आएगा, देश में भी जो रहेंगे पैसा आएगा, लेकिन NNP में क्या होता है, इस GNP में से डिप्रेसिएशन को निकाल दिया जाता है। पता, अगर किसी कंपनी ने 100 बल्ब बनाए थे और 100 बल्ब में से 10 बल्ब खराब हो गए, तो क्या वो 10 बल्ब से कोई पैसा आएगा? और जब उस 10 बल्ब से पैसा नहीं आएगा तो वो GNP में तो काउंट हो जाएगा, लेकिन वो NNP में काउंट नहीं होगा। NNP में वही काउंट होगा जिससे देश को पैसा मिलेगा। समझ में आया क्या? तो अब ये क्लियर हो गया कि क्यों हम लोग GNP का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों सिर्फ NNP का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन मेथड समझ में आ गया। प्रोडक्शन मेथड में बता कि हम लोग, प्रोडक्शन मेथड में हम लोग हमेशा लास्ट प्राइस, लास्ट प्रोडक्ट को लेंगे, या फर्स्ट या सेकेंड प्रोडक्ट और फर्स्ट या सेकेंड प्राइस को लेंगे? लास्ट प्रोडक्ट और लास्ट प्राइस। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं, लास्ट प्रोडक्ट लास्ट प्राइस। ठीक है, उसमें पूछता है कि प्रोडक्शन मेथड में काउंट करते समय हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, उनमें से उस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हम डैश 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 कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन सी पर लिखा रहेगा, लास्ट प्रोडक्ट लास्ट प्राइस को काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, इतना क्लियर हो गया प्रोडक्शन मेथड। भारत में सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है, इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड? इनकम मेथड। ठीक है, सबसे अच्छा है इनकम से, जो कि कर लो, कोई झंझट नहीं। ठीक है, सो गुड फॉर नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक तीसरा समझ, तीसरा है सेविंग मेथड। सेविंग मेथड। अब ये सेविंग मेथड वहीं इस्तेमाल हो और वहीं सक्सेसफुल हो सकता है जहां टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, और आबादी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत कम हो। ठीक है, ऐसे देशों के लिए सेविंग मेथड आसान है। सेविंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए एक काम करते हैं कि देख लेते हैं कि किस आदमी ने, ठीक है, किस आदमी ने कितना महीने के अंत में या साल के अंत में अपना पैसा बचाया है। बैंक में उसको स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्टेटमेंट देख लेती है कि किस आदमी के बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है, उसके हिसाब से। और फिर वो देख लेते हैं कि अगर इसका 1 लाख रुपया था, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, इकाई दशक हजार दशक, 1 लाख रुपया इसका क्या था, सैलरी था, और उसने साल भर में देखा कि 50,000 खत्म कर दिया है और 50,000 बचा हुआ है। बात समझ में आई? यानी कि हम कह सकते हैं कि देश के पास 50,000 रुपये में से कुछ कुछ पैसा आ गया होगा, जो सेविंग है तो अभी इसके पास भी है, आदमी के पास ही है। तो गवर्नमेंट को इस आदमी की सैलरी पता है और इसने कितना सेविंग किया है ये पता है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल लेगी कि देश के पास कितना पैसा आया होगा। लेकिन अगर यही चीज भारत में करना रहेगा, तब भारत में तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कहीं ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। एक चाट बेचने वाला, वड़ा पाव बेचने वाला कितना पैसा कमाता है, गवर्नमेंट के पास इसकी कोई काउंटिंग है?
हाँ, तो ये कहाँ से पता करेंगे कि ये एक महीने में इतना कमाया होगा तो साल भर में इतना कमाएगा, और इसने इतना खर्चा कर दिया होगा तो हमें इतना पैसा आया होगा, कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, तो ये सब जो सेविंग मेथड है ये भारत में अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से और पॉपुलेशन बहुत अधिक होने की वजह से। लेकिन जो फॉरेन कंपनीज है, मतलब फॉरेन कंट्रीज, यूएसए वगैरह हो गई, कनाडा हो गया, और यूरोपियन जो कंट्रीज है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, टेक्नोलॉजी एकदम भरमार है, वहाँ के लोग खर्चा धुआंधार करते हैं। यहाँ भारत में लोग एक महीना काम करेंगे तो उन्हें एक महीने बाद सैलरी मिलती है, वहां पर एक हफ्ता काम करेंगे, एक हफ्ते बाद सैलरी मिलती है। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वीकेंड मनाते हैं, वीकेंड। इस हफ्ता पूरा भर काम किए, सैटरडे संडे पैसा खत्म, फिर जो कि काम करेंगे फिर पैसा खत्म। तो वहां के लोग एकदम खुल करके जिंदगी जीते हैं। वहां पर खर्चा, फॉरेन कंट्रीज में खर्चा बहुत अधिक होता है और भारत में लोग बचाते बहुत अधिक हैं। बात समझ में? हाँ, तो क्या सेविंग मेथड भारत में अच्छी हो सकती है नेशनल इनकम के लिए? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया कि हमने देखा कि इनकम कितने टाइप की होती हैं, पर्सनल इनकम के कितने टाइप हैं, नेशनल इनकम के कितने टाइप हैं। ठीक है, उन्हें नेशनल इनकम यानी राष्ट्र को पैसा कहाँ कहाँ से आता है और उसे कैलकुलेट करने का क्या क्या तरीका है। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, आज के लिए इसको यहीं रखते हैं।